नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी का 2 दिन का रायबरेली का धमाकेदार दौरा आज खत्म हो गया है। धमाकेदार शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए यहां कर रहा हूं क्योंकि कल जब राहुल रायबरेली पहुंचे थे तो उनकी गाड़ी को रोककर विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी की गाड़ी के बिल्कुल पास पहुंच गए थे। जाहिर है कि उनका मकसद राहुल गांधी को डराना था, लेकिन राहुल डरते नहीं हैं, बल्कि आज अपने दौरे के आखिरी दिन उन्होंने बीजेपी को संदेश दे दिया कि अब नए धमाके के लिए बीजेपी तैयार हो जाए। जरा इस बयान को सुन लीजिए। राहुल गांधी का धमाकेदार दौरा और धमाके पे उनका क्या है बयान, सुनिए। इस समय में हम और डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है। आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद आप सब। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। थैंक यू। तो सुन लिया आपने, आप एजिटेट मत होइए, जब हाइड्रोजन बम आएगा तो सारा का सारा साफ हो जाएगा। राहुल गांधी ने 1 सितंबर को, आप याद कीजिए, कि कहा था कि अब मैं हाइड्रोजन बम जैसे सबूत पेश करूंगा, और आज उन्होंने इस बात को मीडिया के जरिए बीजेपी तक पहुंचा दिया है। यानी अब जल्द ही हम शायद राहुल गांधी को नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखेंगे। वैसे याद दिला दूं आपको कि 7 अगस्त को उन्होंने वोट चोरी के जो सबूत पेश किए थे, आज तक उनके ठीक जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। और जबकि 7 अगस्त को उन्होंने वोट चोरी का, उसमें भी एटम बम उन्होंने कहा था, महादेवपुरा की घटना, और उस पूरी जो वहां पर 1,250,000 वोटों की चोरी हुई है, वो सबूत के साथ उन्होंने पेश किया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने। और 17 तारीख को, यानी 17 अगस्त को इधर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नए मुख्य चुनाव आयुक्त की, और यानी ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की, लेकिन उसमें वो राहुल गांधी को ही धमकियां देते हुए नजर आए। जबकि 11 सितंबर भी बीतने जा रहा है, अब कहां अगस्त और अब कहां 11 सितंबर का वक्त आ गया। लेकिन इस बीच वोट चोरी के मुद्दे पर बिहार में बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बना है वो हम सबने देखा ही है। इस माहौल को काउंटर करने के लिए जितने तरीके बीजेपी ने अपनाए, कोई सफल नहीं हुए। मां के अपमान, यानी नरेंद्र मोदी की मां के अपमान पर बंद तक का दांव बिहार में चला गया, लेकिन उसमें भी मात ही मिली। राहुल गांधी का दावा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा अब आग की तरह फैल चुका है, पूरे देश में फैल चुका है। आज राहुल का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें मीडिया को उन्होंने चैलेंज किया है कि ये आप दिखाओ। जी हां, मीडिया को चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा कि आप दिखाओगे नहीं, हिम्मत है तो दिखा दो। देखिए, सुनिए। आप हमारी बात तो बोलते नहीं हो, एएनआई कभी बोलती नहीं है मेरी बात। वोट चोर गद्दी छोड़ दिखाओ। आप हमारी बात तो बोलते नहीं हो, एएनआई कभी बोलती नहीं है मेरी बात। वोट चोर गद्दी छोड़ दिखाओ। तो यहां पर एएनआई का नाम लेते हुए, न्यूज एजेंसी है एएनआई, उसका नाम लेते हुए यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप मेरी बात तो दिखाते नहीं हो, वोट चोर गद्दी छोड़ दिखाओ आप अगर हिम्मत है तो। राहुल गांधी के चैलेंज बीजेपी के लिए हर बार नई मुश्किलें खड़ी करते हैं, आप जानते हैं। पहले संविधान पर खतरे की बात राहुल गांधी ने की तो बीजेपी ने संविधान हत्या विरोधी दिवस मनाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। पीएम मोदी तो हर मौके पर लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो लोकतंत्र और संविधान की गरिमा कितनी बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस समय देश के हालात देखें तो फिर विपक्ष के आरोप ही सही दिखते हैं। दोस्तों, आज मोदी वाराणसी जा रहे थे तो उससे पहले अजय राय समेत कई कांग्रेसियों को नजरबंद कर दिया गया। उधर जम्मू कश्मीर में, ये देखिए कल रात की तस्वीर है, अजय राय को कल रात को आकर उनके फ्लैट में नजरबंद कर दिया गया। आखिर और कई सारे भी यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लखनऊ में नजरबंद किया गया, बनारस में नजरबंद किया गया, इसलिए क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन न कर पाए, काले झंडे न दिखा पाए। राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए, राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन बीजेपी के लोगों ने किया। इसके बाद अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, उन्होंने
कहा था कि हम कल जब नरेंद्र मोदी यानी आज की तारीख में जब नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे वाराणसी तो हम उनका विरोध करेंगे। और उससे पहले पुलिस घबरा गई, प्रशासन घबरा गया, बीजेपी घबरा गई और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अजय राय समेत कई कांग्रेसियों को नजरबंद किया गया। उधर जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा में सांसद संजय सिंह को नजरबंद रखा गया ताकि वे महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में न जा पाएं और न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाएं। संजय सिंह से मिलने फारूक अब्दुल्ला पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी गेट के बाहर ही रोका। हालांकि संजय सिंह ने गेट पर चढ़कर फारूक अब्दुल्ला से बात की, लेकिन यह किस तरह का लोकतंत्र है दोस्तों, जहां निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नजरबंदी में रखा जा रहा है। देखिए जरा इस तस्वीर को और सुनिए जरा दोनों नेताओं के बीच यानी संजय सिंह और फारूक अब्दुल्ला के बीच जो बातचीत हो रही है इस गेट पर चढ़कर। सुनिए जी, खंडन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का खंडन कर रहे हैं। आप देख रहे हो भाई सलाम नहीं करना चाहता था मगर ये सलाम करने भी नहीं दे रहे, मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बंटवारा कर रहे हैं। देखिए पूरी दरबार ये हाथ देखिए, ये मालिक बैठे हैं रियासत में, एक स्टेट की गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है। कई बार के आप मुख्यमंत्री मगर आपको मालिक जो अंदर है, नहीं आने दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर वो मालिक है पुलिस वालों का। ये हाल देखिए, किसी मुल्क को पता लगना चाहिए एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, तो पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे भाई? नहीं जा रहे, कौन सा अपराध है? ये हाल है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हाल इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा यार हमला है, करना इसमें है? कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा करना है? तो मिलने में क्या बुराई है? मेरे खैर खैर कुछ नहीं है, तो मैं करनी नहीं है। आप इतना भी नहीं चाहते देखे कि मैं इसका हाल मेरा दोस्त रहा है पार्लियामेंट में इतने साल। चलिए आपका तो है नहीं ये कसूर, चलिए अच्छा संजय खुदा हाफिज। तो ये क्या परेशानी, मुलाकात तो करने दीजिए। जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर ऐसे हैं, मालिक वो बैठा हुआ है, हुकूमत हमारी है, मालिक वो है। ये देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उनका आदेश है और उस आदेश का पालन वहां की पुलिस कर रही है। ये देखिए आप, और ये इस देश का लोकतंत्र है। आवाम यानी जनता की सरकार, जनतंत्र में, प्रजातंत्र में या लोकतंत्र में यही होता है। लेकिन यहां पर परिस्थितियां बदली बदली सी नजर आ रही हैं। एक तरफ विरोध की आवाज को अगर कोई मुखर करना चाहता है तो उसे घर में ही कैद कर लिया जाता है। और यहां पर दो नेता, और दोनों नेता छोटे मोटे नेता नहीं हैं। राज्यसभा में सांसद संजय सिंह, उधर सांसद फारूक अब्दुल्ला और कई बार के मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, अविभाजित जम्मू कश्मीर कह लें और पूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर कह लें जिसमें लद्दाख भी था, उसके मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, इनके साथ जो कुछ हो रहा है आगे और क्या कहा जा सकता है। उधर हक की बात करने पर लाठी बरसाना भी बीजेपी सरकारों का न्यू नॉर्मल बन चुका है। किसान खाद की मांग करें तो उन पर लाठी बरसाई जाए, संविदा कर्मी अपनी नौकरी बहाली और वेतन की मांग करें तो उन्हें लाठियों से मारा जाए। ध्यान दीजिए, यह सब तब हो रहा है जब बीजेपी का दावा है कि वो बेहतर प्रशासन दे रही है और अगले 50 सालों तक उसी का शासन रहेगा। क्या बीजेपी अपना लाठी तंत्र चलाने के लिए ही सत्ता में बने रहना चाहती है? क्या इसीलिए विपक्ष की हर आवाज को वो दबा रही है? आज इन्हीं तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे और चर्चा यह भी करेंगे, क्या ओवरऑल राहुल गांधी ने बीजेपी को फंसा दिया है? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं इन तस्वीरों के साथ। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। बहुत कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं आज की इस घटनाक्रम को आप देख रहे हैं। हमारे साथ
5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ बने हुए हैं, फर्रा शाकिब जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में उनका भी। सीधे डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे थे, लेकिन जरा तस्वीरें इधर की, रायबरेली की तस्वीर कल भी आपने देखी। कांग्रेस का विरोध, राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन हो, कोई बात नहीं, आप करिए विरोध, लेकिन जब कांग्रेस विरोध करने लगे तो आप उनको घर में ही कैद करवा दे रहे हैं। और फिर उधर संजय सिंह को मिलने क्यों नहीं दिए, उनको भी आप नजरबंद कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री को नजरबंद कर दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के। आखिर कैसा लोकतंत्र चाहिए, कैसा लोकतंत्र आप चलाना चाहते हैं? आपको क्यों नहीं डर लगता नेपाल से, आपको क्यों नहीं डर लगता बांग्लादेश से, आपको क्यों नहीं डर लगता पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका से? यह समझ में नहीं आ रहा है। आज ही अभी थोड़ी देर पहले आप जानते होंगे पन्नालाल शाक्य, आपसे बेहतर कौन जानता होगा, पन्नालाल शाक्य मध्य प्रदेश, कह रहे हैं, बीजेपी के हैं, विधायक हैं शायद, कह रहे हैं विधायक साहब कह रहे हैं कि अब देर नहीं, जब भारत में भी वही हाल होगा जो हाल हम देख रहे हैं नेपाल में। बीजेपी का सांसद बीजेपी का विधायक कह रहा है, थोड़ी देर में बाइट सुनवा दूंगा। अगर ये हाल बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि वही हाल जो वहां हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं, वैसा ही अगर अपने यहां जो हालत है वैसे ही रही तो वही हाल यहां भी होते हुए हम देखेंगे। लेकिन आप नजरबंद कर क्या बताना चाहते हैं डॉक्टर साहब? फोन करने का आ जाएंगे डॉक्टर साहब। नजरबंद करके वे ये बताना चाहते हैं कि वे खुद बहुत डरे हुए हैं। आपने पूछा ना इनको डर नहीं लगता बांग्लादेश, नेपाल वगैरह वगैरह से। दरअसल उन्हें बहुत डर लग रहा, उनके सपने में आ रहे हैं इन पड़ोसी देशों के नजारे। यही वजह है कि वे हर तरह के विरोध को अपने अंकुश से, अपनी तानाशाही से खत्म करना चाहते हैं। कैसा लोकतंत्र है आप पूछ रहे हैं? ये लोकतंत्र नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का लोकचंद्र है। इसमें विरोध की आवाजों को उठाने के लिए कोई मोहलत नहीं मिली। प्रधानमंत्री अगर अपने संसदीय क्षेत्र में जाएगा तो अकेले बनारस नहीं डॉक्टर साहब, आसपास के 150 किलोमीटर के जिलों, तहसीलों के, जनपदों के विपक्षी पार्टियों के नेताओं को नजरबंद कर दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष अपने संसदीय क्षेत्र में जाएगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार का मंत्री और उसके कार्यकर्ता सड़क पर उसकी गाड़ी रोक ले, और दूसरे दिन जब सरकारी बैठक होगी तो उसमें थोड़ी बड़ी और ऊंची कुर्सी नेता प्रतिपक्ष के बगल में लगवा लेंगे। आपने देखी होगी, शकील साहब ने पोस्ट किया है उसे जी। लेकिन पन्नालाल शाक्य जो कह रहे हैं वो अकेले पन्नालाल नहीं है। पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के नेता बंगाल को नेपाल जैसा बनाने का आह्वान कर चुके हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग एक तरफ तो डर रहे हैं कि नेपाल जैसा भारत में ना हो, दूसरी तरफ उसी पार्टी के नेता नेपाल जैसा हाल बनाने की बात कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है राजीव जी, आज जो शायद हमसे छूट गया शुरू से, राहुल गांधी के वोट चोरी के मामले में मेटा डेटा में म्यांमार का टाइम जोन शो करने की कोशिश की गई है, साबित करने की कोशिश बीजेपी और उसके आईटी सेल ने की है कि राहुल गांधी म्यांमार में बैठकर वोट चोरी का अपना पीपीटी तैयार कर रहे थे। सबसे मजेदार बात यह है कि ये बहुत छोटी सी तकनीकी भूल है जो आमतौर पर अपने आप चूक होती है। और अब तो हमारे कुछ साथियों ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संपत्ति के विवरण के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में, जो मेटा डेटा में टाइम जोन आ रहा है वो सामने लाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा अपलोड करवाया था उसमें तो पाकिस्तान का टाइम जोन आ रहा है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, उसमें भी पाकिस्तान का टाइम जोन आ रहा है। तो क्या हम ये मान लें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में बैठकर काम कर रहे? उस तारीख में वे इस्लामाबाद में बैठे थे क्या? तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो कोशिशें हैं
वे लगातार नाकाम हो रही हैं। राहुल गांधी अपनी बात पर अटके हुए हैं, उनकी सुई तो अटक गई, वो चोर गद्दी छोड़। उन्होंने ठीक चुनौती दी कि आप दिखाइए वो चोर गद्दी छोड़। अब एएनआई भले अपने फीड में जारी न करे अपने उपभोक्ताओं को, चैनल्स को, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए तो वो इतना वायरल हो गया है कि अब रोके नहीं रोके। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए पूरा समय शुरू हो गया। वे लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं जो सीधे सीधे अधिनायकवादी हैं। स्टेट में बनाने की कोशिश है और ये कोशिशें उन पर भारी पड़ेगी। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि भारत में नेपाल जैसा, बांग्लादेश जैसा कभी न हो, लेकिन ये चिंता तो सरकार में बैठे लोगों को भी करना चाहिए कि वे ऐसा कुछ न करें कि ये जो प्रेशर कुकर में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो जो सेफ्टी वॉल्व होता है प्रेशर कुकर में, जब बहुत ज्यादा गैस भर जाती है तो उसमें से निकल जाती है उसकी भाप। तो कम से कम ये जो विरोध प्रदर्शन है, आंदोलन है, इनके जरिए इस तरह के असंतोष की भाप को निकलने दें। ऐसा ना हो कि प्रेशर कुकर का ढक्कन किसी दिन फट पड़े जैसे नेपाल में फटा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे नेपाल में फटा प्रेशर कुकर का ढक्कन, सेफ्टी वॉल्व। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रशांत टंडन जी, प्रशांत जी, कल भी आप ही और अमलेंदु जी सेफ्टी वॉल्व की बात कर रहे थे। जरा एक बार फिर आते हैं उसी सेफ्टी वॉल्व पे। और राहुल गांधी उधर जो बातें कह रहे हैं वो बड़ा बीजेपी को हैरान परेशान कर सकती है। एक बार फिर से जो साथी बाद में जुड़े हैं, राहुल गांधी ने आज जो मीडिया से चर्चा की है, पहली बाइट जो हम लोग सुना रहे थे, वो जरा लेकर आइए स्क्रीन पे, सुनते हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए। प्रेम कुमार जी, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और फिर प्रशांत जी, आपके पास सीधे इस बाइट के बाद जरा सुन लेते हैं। राहुल गांधी को रायबरेली में थे, कल राहुल गांधी गुजरात में रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन बीजेपी के लोग करते हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों का और खासकर प्रधानमंत्री का विरोध प्रदर्शन अगर करने की बात आप कह दीजिए तो आपको नजरबंद कर दिया जा रहा है। ये किस लोकतंत्र में हम हैं, किस डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं? या ये वही अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल वाली डेमोक्रेसी है? जरा अफगानिस्तान में तो है भी नहीं। जरा देख लेते हैं, सुन लेते हैं राहुल गांधी को। समय में हम और डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है। और हम आपको दिखाएंगे, हिंदुस्तान के युवा आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद आप सब। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। प्रशांत जी, सुन लिए जी। पहली बात तो राजीव जी, जेन जी पे बात कर ली जाए जी, और उसके बाद राहुल गांधी का जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। राहुल गांधी भी जेन जी की बात कर रहे हैं जी, उन्होंने भी हिंदुस्तानी युवाओं की बात की। मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि अगर आप पिछले 4-5 साल का आप अगर रिकॉर्ड निकालें राहुल गांधी के इंटरेक्शंस का, राहुल गांधी के इंगेजमेंट्स का, राहुल गांधी जिनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं, वो जेन जी के ही लोग हैं। चाहे वो गीग वर्कर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो तमाम क्षेत्रों पे काम करने वाले लोग हों, मोटरसाइकिल मैकेनिक हो, ये सब जेन जी के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले। और अभी कुछ दिन पहले इसी बिहार की यात्रा के दौरान, वोट अधिकार यात्रा के दौरान, राहुल गांधी कुछ युवा लड़कियों से मिले जी, और वो वीडियो आया है, वो मैंने सुना पूरा वीडियो, और उसमें वो लड़कियां अपने व्यक्तिगत हाइजीन के बारे में बात कर रही हैं, पीरियड्स के बारे में बात कर रही हैं। ये देखिए, ये जब अगर किसी महिला को इतना कॉन्फिडेंस आ जाए
कि वो सैनिटरी नैपकिन्स की प्रॉब्लम पे भी बात करने लगे, इसका मतलब है कि कितना विश्वास जो है राहुल गांधी ने अर्जित किया है। ये आसान काम नहीं होता है। लड़कियां तो घर में भी बात नहीं करती इन सब बातों पे। तो लगातार राहुल गांधी जेन जी को एड्रेस कर रहे हैं, और मैं भी क्योंकि पढ़ाता भी हूँ और समाज में घूमता हूँ, बात करता हूँ लोगों से, मुझे जो जेन जी है यानी जो 16 साल से 27-28 साल का जो युवा है, वो मुझे सांप्रदायिक नहीं लगता है। वो तथ्यपरक है, वो उसको तथ्यों के साथ है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता ये टाइम जोन वाली फेक न्यूज का। वो मोबाइल पे सब जानता है वो। तो राहुल गांधी के कंटेंट में अगर आप देखिएगा, जो उनका संवाद है समाज से, वो बहुत व्यापक है और बहुत युवाओं से की तरफ केंद्रित है। वहीं आप नरेंद्र मोदी का अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 काम कर रहे हैं। अपनी सरकार की जो नीतियां हैं उनकी बढ़ा चढ़ाकर घोषणा, और दूसरा नेहरू से लेकर और पिछली सरकारों को कोसना। ये जेन जी को नहीं आकर्षित करता है। उसको कल का भारत चाहिए। और अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हम लोग तो काफी जो है वो उम्र बिता चुके हैं। जो जेन जी है उसको भविष्य के भारत को बनाना है। उसके लिए जरूरत है एम्प्लॉयमेंट की, उसके लिए जरूरत है साफ क्लाइमेट की, एक साफ स्वच्छ लोकतंत्र की। उसकी गारंटी बीजेपी सरकार या नरेंद्र मोदी नहीं दे पा रहे हैं, और ये फर्क समझ में आ रहा है। तो ये आगे आने वाले दिनों में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेपाल की तरह की स्थिति यहाँ हो जाएगी, लेकिन हमारा युवा भी इन सब चीजों को सोच रहा है। वो फर्क महसूस कर रहा है बुलेट प्रूफ गाड़ियों, हेलीकॉप्टर में चलने वाले नेताओं से और उनके बीच खड़े हुए नेताओं से। वो बिल्कुल फर्क महसूस कर रहा है कि कैसे बात की जा सकती है। उस वीडियो को अगर आपने भी देखा हो तो उसको दिखा भी सकते हैं आगे आजकल में कभी भी, कि कितने फ्रैंक तरीके से वो बच्चे बात कर रहे हैं जी। और राहुल गांधी उनकी दुगनी उम्र के हैं, लेकिन वो उसको राहुल कह के संबोधित कर रहे हैं। इतना अनौपचारिक अगर संवाद हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो राहुल गांधी की अपील नीचे तक जा रही है। और देखिए नेपाल में क्या हुआ, वही सत्ता का एरोगेंस कि पुलिस की लाठीचार्ज करा देंगे, गिरफ्तार कर देंगे, एजेंसियां लगा देंगे, गोदी मीडिया खड़ा कर देंगे। जब जेन जी घर से निकला तो उसने गोदी मीडिया को भी आग लगाई और इनकी पुलिस को भी ठिकाने लगाया, और ऐसा स्थिति कर दी कि पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री नेपाल में है कि दुबई चले गए। जी। केपी ओली का अभी ठिकाना नहीं है कि वो कहाँ चले गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि दुबई चले गए, कुछ लोग कह रहे हैं नेपाल में ही है, लेकिन ये डिस्कशन जो आप कह रहे हैं जी, इसको सुनिए राजीव जी कि कितनी फ्रैंक तरीके से बात हो रही है। ये जेन जी की मानसिकता को बताता और कितना अनौपचारिक वातावरण में बात हो रही है। ये भारत का भविष्य है। ये लड़कियां जो छोटे शहरों की हैं, गरीब परिवारों की हैं, और कैसे अपने भविष्य को लेकर, देश के भविष्य को लेकर क्या उनके व्यूज हैं, और इस बात को राहुल गांधी सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को एड्रेस कर रहे हैं। अब आते हैं जी राहुल गांधी के जो दावे हैं, जो वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब, काफी संभावना है कि वो हरियाणा और महाराष्ट्र पे है, और किस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र की सरकारें बनी, कैसे रात में 10% के लगभग जो है वो वोट बढ़ा दिए गए। हम लोगों ने चर्चा अपने न्यूज पॉइंट पे समय समय पर की है जी। किस तरीके से महाराष्ट्र में नए वोटर जुड़ गए, 5 महीने में कितने लाखों वोट जुड़ गए जो 5 साल में नहीं जुड़े थे।
ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं और वो इशारा काफी जाता है। और हम दोनों लोग और हमारी टीम भी हरियाणा में भी चुनाव में गए थे और महाराष्ट्र में भी चुनाव में गए थे जी। और हमने जो वहां महसूस किया था वो रिजल्ट में नहीं दिखाई दिया। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज जो है वो आप समाज में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं और उसका बिल्कुल उल्टा हो जाए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है कि हाँ भाई आप जनता का मूड नहीं भाप पाए, लेकिन जब आप क्रॉस सेक्शन सोसाइटी से मिलते हैं, हम लोग तो महाराष्ट्र में लगभग हर क्षेत्र में गए थे बिल्कुल, और काफी बड़े क्रॉस सेक्शन सोसाइटी से बात की थी, सड़क चलते लोगों से बात की थी, खेतों में जाके बात की थी, और रिजल्ट वैसे नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो काफी रिसर्च करके एक नई परेशानी में डालेगा। अब इलेक्शन कमीशन को आप देखिए कितना एरोगेंस है, विपक्षी नेताओं के प्रति तो है ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के प्रति भी है। सुप्रीम कोर्ट का वोट जो आधार कार्ड का आदेश है और इलेक्शन कमीशन का जो बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को संदेश है, उन दोनों में आप देखिए तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अक्षरशः मानने को तैयार नहीं है। इससे लगता है कि उनकी नीयत में खोट है, इससे लगता है कि उनको कोई गाइड कर रहा है, और वो संवैधानिक संस्थाओं को मानने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं। तो हमें इंतजार करना होगा कि राहुल गांधी का ये जो विस्फोट है वो क्या है, लेकिन वोट चोरी का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। जी जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी सुन रहे हैं? जी प्रेम कुमार जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि इधर राहुल गांधी बीजेपी को लगातार खुला चैलेंज दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी यहां अब दबाने की राजनीति कर रही है। दबाने की राजनीति आप विपक्षी दलों को करें तब तक तो ठीक है, लेकिन दबाने की राजनीति में अगर यहां देश के युवा आ जाएं, युवाओं पे अगर किसानों पे लाठियां बरसाई जाएं, युवाओं पे संविधान जो कर्मी हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाएं, तो फिर अगर गुना मध्य प्रदेश गुना के विधायक पन्नालाल शाक्य जी कह रहे हैं कि अब देर नहीं कि भारत में भी नेपाल जैसे हालात हो जाएं, भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएं, तो अब बीजेपी के लोग भी डरने लगे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी आज आर्टिकल लिख रहे हैं, आपने देख लिया होगा आर्टिकल। आज 11 तारीख सर्टिफिकेट ले रहे थे खुद के लिए, क्योंकि आज 11 तारीख है और आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज जन्मदिन है। उनको जन्मदिन की लाखों ढेरों बधाइयां। लेकिन दूसरी तरफ बधाइयां उनको और मिलती जब वो आज रिटायरमेंट की घोषणा कर देते। उन्होंने घोषणा नहीं की, इंतजार कर रहे हैं हम रात तक हो जाए, 12 बजे तक या कल तक कर दें रिटायरमेंट की घोषणा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है ठीक आज से 7वें दिन, 6ठे दिन कह लें, 17 तारीख को रोड शो करने वाले हैं गया जी में, और उससे पहले पिंडदान करेंगे माता जी का। तो बहुत कुछ करने जा रहे हैं 17 तारीख को अपने जन्मदिन पे। चलिए उसमें क्या होता है क्या नहीं ये मामला बाद में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या यहां पर दबाने की राजनीति जो है वो अब विस्फोटक रूप ले चुकी है। और ऐसे में राहुल गांधी का कहना कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, क्या किस ढंग से देखा जाए? शुक्रिया राजीव जी। देखिए जो 17 तारीख आने वाला है, आपने बताया कि जब भागवत जी की जन्मदिन की 6ठी होगी, जब ऐसे भी एक ही साल में हाँ, उनका जन्म हुआ था। हाँ 6ठी है बिल्कुल। आपको जन्म हुआ था नरेंद्र मोदी, तो 6ठी में जब मिठाई बंट रही होगी मोहन भागवत जी की, तो नरेंद्र मोदी जी जन्म ले रहे होंगे। बीजेपी में पार्टी से गायब होने के, अदृश्य होने के पूरे जो है तरीका जो है वो एक डेवलप्ड पैटर्न है। वो आप देखिए अडवाणी जी कब गायब हुए पता ही नहीं लगा, वाजपेयी जी कब गायब हुए उसकी कोई तिथि किसी को नहीं मालूम, अचानक ही गायब हुए। उसके बाद इसी तरीके से जो चिट्ठी उन्होंने मोहन भागवत जी को लिखी है, ये सब विदाई के संकेत हैं, ये विदाई के संकेत हैं।
पूरी तैयारी है कि वो जा रहे हैं। और जिसको लगता है कि हम अंदाज में बात कर रहे हैं, चलिए आप मानिए कि हम अंदाज में बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इसकी पुख्ता व्यवस्था कर दी है। 17 अगस्त को तो उन्होंने खुलासा किया ही, एटम बम था वो। 17 सितंबर को वो हाइड्रोजन बम आएगा। आप लिख लीजिए, राहुल गांधी को मेरा संदेश भी है कि कोई इधर उधर तारीख ना रखिएगा, 17 सितंबर ही रखिएगा। और मेरे ख्याल से उन्होंने मन बना भी रखा होगा। तो 17 सितंबर को उनके रिटायरमेंट का दिन वो स्वयं तय नहीं करेंगे तो राहुल गांधी तय कर देंगे, ये हमें लगता है। क्योंकि जो खुलासा होने वाला है, जिस बारे में हम लोग अटकल लगा रहे हैं, वो खुलासा नरेंद्र मोदी जी के निश्चित हार को जो जीत में बदल दिया गया था, उसके बारे में खुलासा होगा। तो जितनी उत्तेजना नेपाल में पैदा हुई, उससे ज्यादा उत्तेजना इस देश में पैदा होगी कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे थे, उन्होंने बेईमानी से चुनाव जीता। और जब सबूत के साथ बातें आएंगी तो लोग कहते हैं कि नेपाल बन जाएगा भारत। नेपाल क्या बनना, नेपाल की उत्तेजना 2-3 दिन में खत्म हो जाती। हिंदुस्तान में उत्तेजना इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हिंदुस्तान का लोकतंत्र ज्यादा मजबूत है। यहाँ प्रतिक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से होती है। यहाँ महीनों लोग दिल्ली घेर कर बैठते हैं। तो यहाँ की प्रतिक्रिया वो क्षणिक प्रतिक्रिया नहीं है कि कहीं घुस गए, तोड़ दिया, फोड़ दिया, जला दिया। यहाँ लंबी प्रतिक्रिया होती है और बीजेपी को राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसके लिए राहुल गांधी ने पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। जी कहते हैं ना, संसद भवन में आरएसएस का नाम कोई अपोजिशन ले लेता है तो स्पीकर बोलते हैं कि आरएसएस का नाम मत लो। जब सत्ता पक्ष लेता है और ध्यान दिलाया जाता है चेयर को, तो चेयर कहता है वो तो तारीफ कर रहे हैं। आज वही हालात थे भाई। ऑपोजिशन अगर बोल दे कि भारत में नेपाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, तो वो देश विरोध लगने लगता है, अराजकता फैलाने वाला हो जाता है। वो इंटेलेक्चुअल ये बात कह दे तो उसको उसके ऊपर इल्जाम लगने लग जाता है, ये तो अर्बन नक्सल टाइप के लोग हैं, ये देश को आग में झोंकना चाहते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कह देती है, नेपाल से तुलना हो जाती है, तब कोई नहीं कहता। जब सत्ता पक्ष से लोग कहने लगते हैं कि भारत नेपाल नहीं बन सकता क्योंकि बोल करके तमाम तरीके की बातें तर्क वो रखते हैं, तब भी वो नेपाल से ही तुलना कर रहे होते हैं। लेकिन तब तो वो आरएसएस की तारीफ टाइप से सरकार बचाने की बात कर रहे होते हैं, तो वो गलत नहीं होता। ऐसी बात आप जब ये कह रहे हैं ना, तो ये जब आप कह रहे हैं तो जरा वो संजय सिंह और फारूक अब्दुल्ला वाला जो विजुअल है, आपने देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरा मैं दिखाना चाहता हूं। थोड़ा फुल स्क्रीन पूरे साउंड के साथ लाइए कन्वर्सेशन, और ये यही लोकतंत्र है। जरा इसको भी देखिए, जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। जी खंडन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, सलाम नहीं करना चाहता था, मगर ये सलाम करने भी नहीं दे, मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बंटवारा कर रहे हैं। देखिए थोड़ी सा दरबार ये हाथ देखिए, ये मालिक बैठे हैं। रियासत में एक स्टेट की गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है। कई बार के आप मुख्यमंत्री आपको अंदर नहीं आने दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मालिक है पुलिस वालों का। ये हाल देखिए, किसी मुल्क को पता लगना चाहिए एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, तो पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे भाई? नहीं जा रहे। कौन सा अपराध है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हाल, इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा यार हमला है, इसमें कौन सी ऐसी बात है?
मैं कौन सा करना है? फिर मिलने में क्या बुराई है? मैं खैर खैरियत पूछनी है तो मैं करनी नहीं है। आप इतना भी नहीं चाहते देखे कि मैं इसका हाल पूछिए। मेरा दोस्त रहा है पार्लियामेंट में इतने साल। चलिए, आपका तो है नहीं ये कसूर, आपने चलिए संजय, खुदा हाफिज। तो ये क्या परेशानी, मुलाकात तो करने दीजिए। जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर के आर्डर ऐसे हैं, मालिक वो बैठा हुआ है, हुकूमत हमारी है, मालिक वो है। ये देखिए, ये इस रियासत। तो देख रहे हैं प्रेम कुमार जी, ये हालत, ऐसी हालत है। ये कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला कि मेरा दोस्त रहा है। दोस्त कौन? मनोज सिन्हा की बात कर रहे हैं, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी की बात कर रहे हैं। सरकार है वहाँ, चुनी हुई सरकार, और मुख्यमंत्री उधर नज़रबंद, इधर ये दोनों को मिलने नहीं दिया जाना। ये आखिर क्या चल रहा है इस देश में? ये अपने आप में, और उधर अजय राय के घर पे भी रात को पुलिस पहुंच गई, और भी कांग्रेसियों के घर पे, जो कांग्रेस के नेता हैं उत्तर प्रदेश में, उनको भी नज़रबंद किया गया। आखिर इस ढंग के हालात अगर हो जाएंगे तो फिर कैसे? इस लोकतंत्र जिंदा है या खत्म हो चुका है? ये सवाल भी पूछा जाना लगेगा। फिर मैं भी यही सवाल पूछूंगा आप लोगों से भी कि जरा टटोलिए, देखिए, समझिए कि सचमुच लोकतंत्र जिंदा है क्या इस देश का। और इस बीच एक खबर ये भी बता दूं कि कल दिल्ली दंगों के आरोप में पिछले 5 साल, 5.5 साल से दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद 10 ऐसे आरोपी, जिसमें उमर खालिद भी हैं, शर्जील इमाम भी हैं, इन तमाम आरोपियों के ऊपर जो है सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। सुनवाई क्या चीज़ पे? बेल पे, जमानत। बेला त्रिवेदी जी की याद आ रही है क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट में थी, अब तो रिटायर हो गई हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी जो सुनती नहीं थी, उसके बाद नीचे लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक इन लोगों के बेल खारिज हो गए। उमर खालिद की बात कर रहा हूं, और ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये लोकतंत्र है जहां सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि बेल जो है वो अनिवार्य है। उसके बाद और बेल तो चलिए, यहां तो सीधे गेट बंद, ना आप आ सकते हैं, ना आप सुन सकते, जा सकते हैं। यह स्थिति हो गई है प्रेम कुमार जी इस देश की। प्रेम कुमार जी शायद साउंड हो गया, चलिए स्क्रीन पे आइए, डिस्कनेक्ट हो गया प्रेम कुमार जी। नेटवर्क राजीव जी मेरी आपकी आवाज बहुत कट रही है। अगर और कटेगी तो फिर आपको रोकूंगा, प्लीज अपनी बात कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये सिम्टम्स दिखने लगे हैं नेपाल वाले। नेपाल की सरकार ने भी तो यही किया। जब जनता ने भ्रष्ट लोगों की जीवन शैली को, भ्रष्ट नेताओं की जीवन शैली को दिखाना शुरू किया और आम जनता की जीवन शैली को कंपेयर करना शुरू किया, तो वो बातें हजम नहीं हुई। सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। और यहाँ पर जब वोट चोरी का खुलासा होने वाला है, वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा बुलंद हो रहा है, तो ऐसे में इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। भाई यहाँ इस सरकार ने तो मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। ये तो राज्यसभा के मेंबर हैं संजय सिंह जी। जम्मू कश्मीर में आपको सरकार है, चुनी हुई सरकार है, लेकिन चुनी हुई सरकार की हैसियत क्या है उसका ये सबूत है। ये तस्वीरें उसका ही सबूत है कि यही हैसियत है चुनी हुई सरकार की। चाहे दिल्ली थी, चाहे आज जम्मू कश्मीर है, ये यही हैसियत रह गई है। तो हैसियत किसकी बड़ी है? वही राज्यपाल जो जी प्रेम कुमार जी, आपको रोकना पड़ेगा, आपकी आवाज कट रही है, जरा दोबारा आप जुड़िएगा। जरा स्क्रीन पे लाइए तमाम साथियों को, जल्दी से चलते। जरा हम अमलेंदु उपाध्याय जी के पास, फिर फराज शाकिब जी के पास आता हूं। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए? घटनाक्रम आपके सामने है, आपकी प्रतिक्रिया। राजीव जी देखिए, ये जो आज देखने को मिला है, और इसके अंदाज पहले से लग रहे थे, और इसलिए लग रहे थे कि ये सरकार बहुत ज्यादा डरी हुई है।
और जब कमजोर सरकार होती है राजीव जी तो शासक और ज्यादा डरा हुआ दिखाई पड़ता है। तो आज ये साफ तौर पे दिखा कि ये सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से डरे हुए हैं और डरे होने के चक्कर में अपने को तगड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो तगड़ा किस तरह दिखाया जाता है? तगड़ा दिखाया जाता है प्रशासन के बल पे और पुलिस के बल पर। तो वो दिखाने की आज कोशिशें की गई। भाई सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर अगर नारे लग जाएंगे वो वोट चोर गद्दी छोड़, तो क्या प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि वो उससे वोट चोर साबित हो जाएंगे, या अगर उनके सामने नहीं लग पाएंगे तो वो ईमानदार साबित हो जाएंगे? जनता को जो समझना है जनता समझ चुकी है। अब प्रधानमंत्री के चेहरे पे और प्रधानमंत्री के मुंह पर भले ही नारे ना लगेंगे वोट चोर गद्दी छोड़, पुलिस उसका इंतजाम कर ले, लेकिन जनता तो समझ रही है कि वोट चोर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जनता के दिमाग में जो बात आ गई है उसको आप पुलिस और प्रशासन के जरिए आप निकाल नहीं सकते। ये बात समझनी होगी भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि जनता समझ रही है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी से सांसद बने और वोट चोरी से ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और राजीव जी अब तो आरोप लग रहे हैं कि ये जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ इसमें भी वोट चोरी हुई है, यहाँ भी कोई अनिल मसीह। अब ये बातें भी हो रही है तो इसकी अब बातें तो आगे चल के खोलेंगी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब ये वोट चोरी हर जगह हो रही है, ये बात साफ तौर पर समझ में आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे घबराए हुए। राहुल गांधी को रोका जाना, राहुल गांधी के सामने, यानी सरकार का एक मंत्री जो है राजीव जी, वो अगर सड़क पर बैठ जाए और सड़क पर बैठकर जो है राहुल गांधी का विरोध करने लगे तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कहां बची फिर। अगर मंत्री सड़क पर बैठा हुआ है नेता प्रतिपक्ष जो है उसका रास्ता रोकने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि कितने बुरे दिन जो है ये भारतीय जनता पार्टी के आ गए हैं, और वो भी अपने घर के पास बैठ रहा है। और खबर ये है राजीव जी की जिन 50 लोगों को लेकर बैठा था वो मंत्री, उसमें से आधे से ज्यादा राहुल गांधी के साथ जाकर फोटो खिंचा रहे थे। तो ये परिस्थितियां हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीजें बन रही हैं। अब आपने अजय राय को रोक लिया साहब, उनको नजरबंद कर दिया, और सुनने में ये आया राजीव जी कि एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नजरबंद कर लिया गया पहले, चूंकि उसका नाम ओम प्रकाश सिंह था और जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनका भी नाम ओम प्रकाश सिंह है। तो उस भाजपा के कार्यकर्ता को बंद कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया, चूंकि दोनों चंदौली के हैं। बाद में मालूम पड़ा कि वो तो दूसरी का जाना था, दूसरी जगह आ गए हैं, तो फिर उसको छोड़ा गया कि भाई आपने हमें तो जाना था। सपा के नेता पूर्व मंत्री है ओम प्रकाश सिंह और बीएचयू के बहुत क्रांतिकारी अध्यक्ष रहे हैं। पुलिस ने बहुत मारा था उनको राजीव जी, हम लोगों के समय के हैं उस समय बिल्कुल, और समय लोग सोचते थे कि ओम प्रकाश सिंह जैसा बना जाए, तो उनको करना था। अब आप इसी तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं यहाँ संजय सिंह को, आप निकलने नहीं दे रहे। अरे भाई आपने उनके विधायक के ऊपर पीएसए लगाया, सरकार वहां आपकी नहीं है, सरकार वहां दूसरी चुनी हुई सरकार है, लेकिन पुलिस उस चुनी हुई सरकार के हाथ में नहीं है। वो जो है जो आपने बनाया हुआ है एलजी उसके हाथ में है। तो अब आप वहां ये भी कर रहे हैं, वो तो चलिए ठीक है, संजय सिंह बाहर से राज्यसभा के सदस्य हैं। अरे इस पुलिस ने तो उमर अब्दुल्ला जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनको राजीव जी किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया, उनको नहीं जाने दिया था शहीदों की मजार पर। तो ये सब हो रहा, तो ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेचैनी को साफ तौर पर दिखाई देता है। अब नेपाल में जो चल रहा है, अब उससे कोई सबक ले या ना ले, लेकिन क्या ये वास्तव में ये भारत को नेपाल बनाना चाहते हैं सब? अब मैं देख रहा था एक ट्रोल है सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी का, अब वो लिख रहा था कि नेपाल में जो है सब विरोधी दल के लोग जो है वो पीटे गए हैं, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ। अरे भाई तो विरोधी दल के पीटे गए तो केपी ओली को काहे को इस्तीफा देना पड़ा? अगर सब जो विरोधी पीटे गए हैं, वहां के वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा के सड़क पर जो है लोगों ने मारा है, ये सारी चीजें हुई हैं, तो क्यों भाई अगर विपक्ष से पीटे गए? तो ये अब वहां से आप क्या सबक ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं? अब आज वो जो केपी शर्मा ओली हैं उन्होंने अब वो सेना की उसमें है स्वागत में सेना के 3 पूर्व प्रधानमंत्री जो है वहां, केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल और प्रचंड, ये तीनों जो हैं वो शिवपुरी है उनका बेस है सेना का, वहां है, वहां तीनों सुरक्षित हैं। केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया पर वहां एक नेपाल चौतारी करके कुछ है, प्रेस के नेता हैं गणेश पांडे, उन्होंने उनका वो जारी किया है और उसमें बताया है केपी शर्मा ओली ने कि वो वहां शिवपुरी में है। अब वो भारत के ऊपर तमाम आरोप लगा रहे हैं, तो यहां से
आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से जवाब आने चाहिए थे। आपके पड़ोसी देश है, वहां क्या हो रहा है, इस पर बातें होनी चाहिए थी। इस पर कोई बात नहीं हो रही है। और वहां किस तरीके से हमारा फेलियर हुआ है, हमारी गुप्तचर एजेंसियों का फेलियर हुआ, हमारी विदेश नीति का फेलियर हुआ, इस पर कहीं कोई बातचीत नहीं की जा रही है। और बातचीत क्या हो रही है कि साहब वो मॉरिशस के आए हुए हैं प्रधानमंत्री, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, आप वहां जा रहे हैं। कल से ही राजीव जी, कल शाम से तमाम मंत्री और संतरी जो थे वो पड़े हुए थे वाराणसी में, और कल शाम से ही वहां विपक्षी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। तो आखिर प्रधानमंत्री को इतना डर क्यों लगता है राजीव जी? हम में से किसी ने ही चर्चा की थी कि जब सीताराम येचुरी वहां अध्यक्ष थे जेडीयू के छात्र संघ के, इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगे थे, इंदिरा गांधी खुद पहुंची, जाकर उन्होंने वो लिया, उनसे ज्ञापन लिया, उनकी पूरी बात सुनी वहां छात्रों की, और वहां नारे जो थे इंदिरा गांधी के खिलाफ लग रहे थे, उन्होंने सुने नारे। तो अगर नरेंद्र मोदी की जरा भी लोकतांत्रिक परिवेश में राजीव जी परवरिश हुई होती तो नरेंद्र मोदी विरोधी नारों से इतना डरते नहीं। राहुल गांधी के सामने भी तो नारे लगे थे, काले झंडे दिखाए गए ना राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने रोक कर जो काले झंडे लगाया था उसको बुलाया, पूछा। अगर नरेंद्र मोदी के सामने काले झंडे लगते हैं तो नरेंद्र मोदी भी बुलाकर पूछ सकते हैं कि भाई क्यों काले झंडे दिखा रहे हो, मुझसे क्या अपराध हो गया। नरेंद्र मोदी तो ये काम कर सकते हैं। अमलेंदु जी नारे छोड़िए, नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम कल होना है और उस कार्यक्रम स्थल पे आप आज काली लिबास में चले जाइए, काली शर्ट पहन के चले जाइए, तो वहां जो पुलिस वाले हैं वो आपको वहां से भगा देंगे। हुआ है ऐसा, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं। तो इसलिए अब वो आज नहीं, वो कार्यक्रम कल है और नरेंद्र मोदी जी वहां आने वाले हैं, और आज आप काली शर्ट पहन के चले जाइए, आज सिर्फ देखने के लिए, एक पत्रकार के नाते। आप कोई भाषण सुनने और कल आने वाले हैं ऐसा भी नहीं। तो ये विरोध प्रदर्शन तो अलग बात है। आप अगर काली शर्ट पहन के, काली टी शर्ट पहन के, काला, अब चश्मा भी अगर लगा के जाएंगे तो शायद उतरवा लें, ये भी होगा। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री के लिए ही सुशोभित हैं। खैर, लेकिन इंपॉर्टेंट है। फराज शाकिब जी, आपके पास आना चाहता हूं। इधर हम लोग तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लखनऊ, बनारस, इन सब की बात कर रहे हैं। पटना, बिहार तो छूट ही गया है। क्या चल रहा है आखिर? सब कुछ बढ़िया है बिहार में? आवाज आ रही है राजीव भाई? जी जी जी, अच्छे से। कल से मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि बिहार में इतना सस्ता गांजा कहां से सप्लाई हो रहा है। अरे, आपके पास भी सस्ता आया गांजा? नहीं, गांजा मेरे पास तो नहीं आया, लेकिन जो बयान आए हैं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री संत शिरोमणि श्री सम्राट चौधरी जी के, कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस की देन है, तो उसके बाद फिक्र होना लाजमी है कि मेरे राज्य में इतना सस्ता गांजा आखिर सप्लाई कौन कर रहा है। या अडानी के पोर्ट से सीधा यही आ रही है। लेकिन इससे अलग, इससे इतर पटना में बहुत कुछ हो रहा है राजीव भाई। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन अलग छप रहे हैं नीतीश जी के सुशासन के, कथित सुशासन के, लेकिन पटना की सड़कों पर जिस तरह से युवाओं के भविष्य को तीली लगाई जा रही है, वो बड़ा दर्दनाक मंजर है। वो बहुत चिंताजनक है कि हर, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसका युवा, चाहे वो दरोगा बहाली के लिए हो, टीआरई 4 के लिए हो, संविदा कर्मी हो, सब लोग सड़कों पर है। सबके साथ इस सरकार ने छल किया है। कल संविदा कर्मियों को आपने देखा कि बीजेपी दफ्तर के बाहर किस तरह से लाठियां चटकाई गई, उनके ऊपर कितने लोग घायल हुए। 25 दिन से वो लोग आंदोलनरत हैं, 25 दिन से। भूमि और राजस्व सुधार विभाग के वो सब सारे के सारे संविदा कर्मी है। सबसे बड़ी बात यह है राजीव भाई कि जब से नीतीश कुमार की जो है कुशासन बिहार में आया, तो इन्होंने आउटसोर्सिंग का काम शुरू किया। क्योंकि देखिए, ये पूंजीवाद के समर्थक लोग, आउटसोर्सिंग का काम शुरू किया। हर विभाग में टेक्निकल सपोर्ट के लिए आउटसोर्सिंग से लड़के हायर किए गए, लड़कियां हायर की गई। बेल्ट्रॉन एक वो है, उसके माध्यम से। उसके बाद चूंकि अगर ये राज्यकर्मी का दर्जा देते हैं, नियमित करते हैं उनको, तो इनको उस पे स्केल पर जाना पड़ेगा। वही काम वो 30,000 रुपए में कर रहा है गरीब आदमी। अगर ये नियमित करेंगे, राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, तो उनको 70,000 80,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठेका पर था, आप जिसको बोल सकते हैं। ये सारा काम ब्लॉक से लेकर के, अंचल अधिकारी से लेकर के, कलेक्ट्रेट से लेकर के, हर विभाग में सब लड़कियां ठेका प्रथा पर हैं, और 3-3 साल पे इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया जाता है। और ये डायल 112, जिसके बारे में ये बहुत ये करते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो अपराध कंट्रोल हो गया है। आज भी आरजेडी के एक नेता की पटना में हत्या हुई है, 6 गोलियां मारी उसको। डायल 112 है कि आप
कहीं पर घटना होती है 112 डायल कीजिए, पुलिस आपके पास आती है। उसकी जो ड्राइवर्स है वो एक्स आर्मी मैन है, वो आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा पेंशन बढ़ाइए, समान काम समान वेतन कीजिए। 10-10 घंटे 12-12 घंटे की उनको ड्यूटी दी जाती है और उनके पास कोई ऐसा, ना उनका परिचय पत्र होता है, ना उनके पास कोई बीमा है, ना कोई इंश्योरेंस है। वो जाते हैं, पुलिस टीम कहीं पर अगर कोई घटना होती है किसी गांव में, वो जाते हैं, बेचारे गांव वाले उनको दौड़ा देते हैं। एक ड्राइवर होता है, एक मजिस्ट्रेट होता है, 2 उसके साथ में और लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं एक गाड़ी में। डर खौफ खत्म हो गया। आपने देखा होगा बिहार में किस तरह से पुलिस को दौड़ाए जाने की घटना आती है शराब माफियाओं के यहाँ। जब जिस दिन पुलिस रेड करती है उस दिन ये दौड़ा दिए जाते हैं, मारपिटाई इनकी हो जाती है। ना इनका कोई सुनने वाला है, ना इनका कोई इंश्योरेंस है, इनको अपने परिवार की चिंता है। और जो ट्रेंड आर्मी मैन है उनके साथ में आपको बता रहा हूं, ये लोग, ये वो सब हायर किए हुए लोग, उनका वेतन नहीं बढ़ रहा है, वो आंदोलन कर रहे हैं। संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। TRE-3 बीपीएससी के थ्रू जो आने वाले हैं वो अपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि जो TRE-3 में जो आपने वैकेंसी निकाली थी उसकी जो वैकेंट सीटें हैं अभी भी खाली हैं, आप उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके उस पर बहाली कीजिए, फिर आप TRE-4 की तरफ बढ़िए। इधर TRE-4 वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं कि आपने 1,20,000 की वैकेंसी निकाली, उसको 27,000 कर दिया घटा करके। तो हालत यह है कि पटना की सड़कों पर कोई ऐसा वर्ग नहीं है और युवा वर्ग नहीं है, मेहनत का श्रमिक तबका नहीं है जो आंदोलन नहीं कर रहा है। और ये बीजेपी के नेता हो या एनडीए के या जदयू के नेता हो या लोजपा के नेता हो, ये सवाए तेजस्वी यादव की आलोचना करने के और राहुल गांधी की आलोचना करने के इनके पास और कोई काम नहीं है। राहुल गांधी मलेशिया घूम रहे हैं तो इनको पेट में दर्द हो रहा है, नेपाल में हिंसा हो रही है तो उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मतलब 24/7 मैं उंगलियों पे नाम गिना सकता हूं आपको, भाजपा से लेकर जदयू से लेकर लोजपा तक के, जिसके निशाने पर सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, क्योंकि इनके पास अपना कोई काम धंधा तो है नहीं करने के लिए। तो ये बताएंगे क्या जनता को कि हमने इतना काम कर दिया, सिवाय धोखेबाजी, छलावा, नौकरी दे रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये सब कुछ अखबारी विज्ञापनों पर चल रहा है। हालांकि है कि सड़कों पर युवा लड़के लड़कियां अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। पुलिस उनको मारती है, पीटती है, दौड़ाती है। वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता डेलीगेशन लेकर के उनसे मिलने नहीं आता है, न उनको जाने दिया जाता है। ये स्थिति बनी हुई है और सीटों को लेकर के जो जूतों पे जा रहे हैं वो उसकी एक अलग स्थिति है। लेकिन सवाल यहाँ रोजी रोटी का जो है, तो ये जो अभी जो पटना की सड़कों पर स्थिति है राजीव भाई, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये जो बिहार का चुनाव होगा, ये जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हर वर्ग इनसे खफा है और ये लाख हिंदुत्व का कार्ड खेलने, पिंडदान करने, राष्ट्रवाद की चाशनी लगाने, ये सारी नौटंकी ये करने, जनता को उससे कोई मतलब नहीं है। जनता को के सामने जो है उसके बच्चों का भविष्य है, अब वो उसको दिखने लगा है। मतलब एक जो हिंदुत्व का जो इन्होंने आवरण खड़ा किया था, वैसे भी बिहार में दूसरे स्टेट्स के मुकाबले अभी भी कमंडल पॉलिटिक्स बहुत हावी है। अगर कमंडल पॉलिटिक्स हावी नहीं होती तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ये गिरिराज सिंह को या विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव मैदान में चले जाएं। ये कहते कि मंगल पांडे मुख्यमंत्री बनेंगे और चुनाव मैदान में चले जाएं। अगर इनकी दो डबल डिजिट में इनकी सीटें आ जाएंगी राजीव भाई, तो मैं सर मनवा करके आपसे माफी मांगूंगा। चलिए इतना मत कीजिए, रहने दीजिए। कहाँ आप इन लोगों के पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं? इनकी पॉलिटिक्स के लिए आप बढ़िया जो आप विश्लेषण करते हैं वही कीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और सर मुड़वाने वाला काम तो उन लोगों को करने दीजिए। आपको याद होगा जब सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनने की कगार पर थी तो सुषमा स्वराज ने क्या कहा था? यही तो कहा था। तो उन लोगों को कहने दीजिए, करने दीजिए। अब वो सुषमा स्वराज अब यहाँ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए जी कुछ कह रहे हैं। मुझे सुषमा स्वराज जी का वो बयान भी याद है जब वो 1999 में बेलारी से चुनाव लड़ रही थी और सोनिया गांधी के सामने चुनाव लड़ रही थी। 19 साल की प्रियंका गांधी एक दिन पहले, चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले वहां गई थी। उन्होंने 2 घंटे का रोड शो किया था और सुषमा स्वराज चुनाव हार गई थी। तो उन्होंने कहा था कि इस लड़की में बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत आगे तक जाएगी। ये भी मुझे याद है, प्रियंका गांधी को लेकर के सुषमा स्वराज की यह टिप्पणी थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बार फिर आना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपके पास। अब बिहार भी सुन रहे हैं आप, एसआईआर की खबर भी कल से आप सुन ही रहे होंगे कि अब अक्टूबर के महीने से तैयारी चल रही है पूरे देश में एसआईआर की। और अभी सोमवार का, अगला जो आने वाला सोमवार है, सोमवार को फिर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल जो बिहार में है, उस पर मतदाता सूची पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है वहां पे। और उसमें
मनमानी कर रहा है चुनाव आयोग, ये सब हम लोग देख रहे हैं। एक सुनवाई कल और होनी है जिसमें तमाम दिल्ली दंगों के जो आरोपी हैं उमर खालिद से लेकर शर्जील इमाम तक और गुलफिशा फातिमा तक, ये सारे जो हैं उनकी सुनवाई कल होनी है। 2 जजों की बेंच बैठने वाली है कल, और ये दोनों जज देखिए क्या कोइंसिडेंस है कि दोनों गुजरात हाई कोर्ट से आए हुए हैं यहाँ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में। कल कोशिश करेंगे हम कि इस सुनवाई को आप तक पहुंचाएं। बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई होगी। हमारी कोशिश रहेगी कि इस सुनवाई की दलीलों को आप तक हम पहुंचाएं कि क्या कुछ दलीलें पेश की जा रही हैं। और ये बहुत एक अपने आप में हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, क्योंकि अगर किसी को बेल अगर जरूरत है, कह रहे हैं, और आज से नहीं, शुरुआत के दिनों से जितने बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेस चीफ जस्टिस हुए वो और वर्तमान चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं, तो क्या हियरिंग के साथ ही स्टार्ट होते ही विदाउट एनी हियरिंग कहेंगे पहले तो बेल दो फिर बाद में सुनेंगे? क्या ये होने वाला है? इसलिए ये ऐतिहासिक होगा और हम चाहेंगे कि हम आप तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, कल दिन में आप हमारे साथ जुड़िए और हम सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई, उमर खालिद, शर्जील इमाम, इन तमाम, गुलफिसा, इन सब तमाम जितने भी आरोपी हैं जो अभी बंद हैं, 10 आरोपी, इनकी सुनवाई होने जा रही है बेल पे। इंतजार है अभी वक्फ के भी रिजल्ट पे, फैसला, वक्फ बिल पे फैसला आना बाकी है। गवई साहब 22 या 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, 23 नवंबर को, 23 ऑफ नवंबर इसी साल रिटायर हो रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान गवई साहब। चूंकि उन्हीं की बेंच ने वक्फ बिल की भी सुनवाई की है, फैसला सुरक्षित है मई के महीने से, और ये सितंबर का महीना आ गया, अब अक्टूबर और नवंबर, ज्यादा वक्त नहीं बचा है गवई साहब के पास, लेकिन फैसला सुना के उनको जाना होगा क्योंकि उनकी ही बेंच ने इसकी सुनवाई की है। एक फैसला आज सुरक्षित रख लिया गया है, वो फैसला है राष्ट्रपति और राज्यपालों के कार्य क्षेत्र का। उस पर 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने सुनवाई की है, लगातार धुआंधार सुनवाई हुई और उसका फैसला भी सुरक्षित है। तो देखिए कितनी सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में अभी सुरक्षित रखी गई हैं और उसमें से कुछ कुछ फैसले आएंगे, हम आप तक पहुंचाएंगे। एसआईआर पे लगातार चर्चा चल रही है, यानी चर्चा कहें तो सही शब्द नहीं होगा, वहां सुनवाई चल रही है और सुनवाई में कई बार 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 घिरता हुआ चुनाव आयोग दिखाई देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है, बाहर निकल के कर रहा है, मुंह पे कर रहा है। इस लोकतंत्र में हो क्या रहा है डॉक्टर साहब? देखिए डॉक्टर साहब, आपने उम्मीद जताई है कि कल सुनवाई शुरू होते ही इन लोगों को जमानत मिल जाए। काश कि ऐसा हो, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। अदालत में पिछले 5 साल से इतनी बार जमानत की याचिकाएं लगी हैं इन लोगों की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई, कोई राहत उन्हें मिली नहीं। बिना सुनवाई के 5 साल से ज्यादा कैद में रखना अपने आप में न्याय का, इंसाफ का मखौल है। ये एक तरह से घोषित आपातकाल जैसा है कि सत्ता जिन लोगों पर नजर टेढ़ी कर दे, उन्हें बिना किसी गिरह के, बिना किसी बहस मुबाहिसे के जेल में सड़ने के लिए डाला जा सकता है। बहुत सारे फैसले आपने बताया सुरक्षित हैं, सुप्रीम कोर्ट होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का कस्टोडियन भी है, संरक्षक है, उसकी जिम्मेदारी है। कानून का पालन करने में अगर राज्यपाल भी कोई हेराफेरी कर रहे हैं, कोई टाल मटोल कर रहे हैं, लंबे समय तक चुनी हुई राज्य सरकारों को परेशान करने की नियत से बिलों पर पालथी मारकर बैठ जाते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि राज्यपालों को उनकी जगह, उनकी हैसियत, उनकी औकात बताई जाए। जी, कई फैसले सुप्रीम कोर्ट से अभी आने हैं जिनकी आपने चर्चा की है। सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त जमानत वाला तो है ही शर्जील इमाम वगैरह के, लेकिन उससे भी ज्यादा है एसआईआर के बारे में और जो दूसरे केसेस आपने बताए। कई बार हम लोग नाउम्मीद भी हो जाते, जैसे आधार कार्ड की स्वीकृति को लेकर इतने लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट बहस करता रहा। चाहता तो पहले ही दिन कह सकता था बाकी बात बाद में होगी, पहले से 12वें नंबर पर शामिल कर।
फिर भी हम लोग उम्मीद की नजर से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को, इसके अलावा और कोई ठिकाना बचा भी नहीं। किससे उम्मीद लगाएंगे इस लोकतंत्र पर? उस सरकार से जो विरोध प्रदर्शन करने वालों को नजरबंद कर देती है, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री और एक उच्च सदन के नेता को मिलने नहीं देती है, राज्यपाल जहां तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं, वहां अदालत के सिवा और किसी से उम्मीद नहीं की जाए। अंतिम बात यह है, जो प्रेम जी ने कहा था कि छठी का दिन होगा 17 सितंबर, छठी के दिन खीर खिलाई जाती है बच्चे को। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होगा, मोहन भागवत के जन्म की छठी होगी 17 सितंबर को। और अगर प्रेम जी की सूचना सही है तो कांग्रेस और राहुल गांधी उस दिन अपना हाइड्रोजन बम लेकर आते हैं तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए बड़ी चिंता का काम हो जाए। पीएमओ में बैठे हुए कोई जोशी जी, उनके हरकारे चैनल वाले, पूरा आईटी सेल, सरकार, सबके सामने ये समस्या होगी कि किस तरह से हेडलाइन मैनेजमेंट किया जाए। और खास तौर से उस दिन जब प्रधानमंत्री अपनी मां का, अपनी दिवंगत मां का पिंडदान करने भी जा रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी के रणनीतिकारों ने अगर 17 तारीख चुनी है, खुद राहुल गांधी ने तय किया है, तो ये बहुत बड़ा झटका होगा मोदी, शाह और बीजेपी के लिए। उस दिन संभालना मुश्किल हो जाएगा। और अगर हरियाणा, महाराष्ट्र के साथ साथ राहुल गांधी ने बनारस का छौक भी लगा दिया तो इसकी जो महक फैलेगी उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रशांत जी, आप क्या कहेंगे? इधर सुप्रीम कोर्ट, उधर आप देखिए तमाम, और फिर वो जो तस्वीर उधर जम्मू कश्मीर श्रीनगर की जो तस्वीर है वो भी भयावह है। तस्वीरें बहुत धीरे धीरे ही सही लेकिन भयानक रूप लेती हुई दिखाई दे रही हैं तस्वीरें। ऐसे में क्या हम ये जो हो रहा है, जिस सेफ्टी वॉल्व की आप बात कर रहे हैं, उस सेफ्टी वॉल्व को मजबूती के साथ अपना काम करते हुए देखेंगे या वहां विस्फोट होने वाला है? हम लोग बात कर रहे हैं उस वक्त असम में एक प्रोटेस्ट चल रहा है और वहां के इंडिजिनस लोगों का, वहां के मूल निवासियों का प्रोटेस्ट है और वो शेड्यूल ट्राइब में अपना नाम जुड़वाने की बात कर रहे हैं। सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पे। तो पूरे देश का ये हाल है। पुलिस के जरिए आप दरवाजे बंद करके सीखचों में जैसे संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं, आपने पूरे देश को इस ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया। कल सुप्रीम कोर्ट में जो होगा हम लोग देखेंगे, लाइव में रहेंगे, वो बहुत बड़ा संदेश जाएगा, खासकर उस बात में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं नेपाल के मद्देनजर, प्रेशर कुकर थ्योरी का, कि सुप्रीम कोर्ट कल सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा कि प्रेशर कुकर में आग बढ़ाने का काम करेगा। जी, क्योंकि कोर्ट, जैसा अभी डॉक्टर राकेश पाठक भी कह रहे थे, कि आखिरी उम्मीद है कोर्ट, और इन लोगों ने बिना ट्रायल के, कौन सा इंसाफ है कि बगैर ट्रायल के आप रखेंगे 5 साल किसी को, बगैर किसी सबूतों के रखेंगे। सबूत होते तो ट्रायल भी शुरू हो गया होता। सुप्रीम कोर्ट बेल ना दे तो कम से कम 3 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट करवा दे। और ये एक बड़ा, मतलब मैं तो केवल इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम केसेस की बात कर रहा हूँ। ये शब्द जिसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 8-10 साल से, प्रोसेस इज द पनिशमेंट, कि जेल में सड़ा दो, सजा हो ना हो, कन्विक्शन हो ना हो, क्योंकि सबूत नहीं है। तो उसको कैसे करेंगे? 10,000 पेज की आप चार्जशीट दायर कर दो, 300-400 गवाह डाल दो। उमर खालिद के केस में 800 गवाह हैं। 800 गवाह का एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन करते करते 20 साल निकल जाएगा। और सजा है मैक्सिमम 7 साल की। सजा मैक्सिमम 7 साल की है, 5 साल से ज्यादा का गुजार चुके। ये पूरा प्रोसेस हो रहा है।
मैं ही एक केस में गवाह था और मेरा नंबर 8 साल बाद आया। आप सोचिए, तो जो एक्यूज है, जो जेल में है, जिसके बारे में आरोप साबित नहीं हुए हैं, उसका तरीका ये निकाल लिया गया कि इतने लंबे 500-600 गवाह डाल दो, आप मोटी मोटी चार्जशीट डाल दो, बेमतलब की बातें डाल दो उसमें, जो सबूत भी ना जिसके हो, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी नहीं है। बहस होती रहेगी, उस पर वकील बढ़ते रहेंगे, मुकदमे चलते रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा, कल सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना होगा कि वो क्या करने जा रहा है। बहुत उम्मीद हम लोगों को है कि सुप्रीम कोर्ट कल क्या करेगा। दूसरी बात, अभी जरा देश की बाकी पॉलिटिक्स के बारे में एक दो बात कहते हैं। एक मोदी जी का आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा मैंने आज जी। मोहन भागवत के जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, और उससे दिखाई देता है कि आरएसएस क्या है, क्योंकि मोदी भी उसी कारखाने से निकले हुए हैं और मोहन भागवत भी वहीं के हैं। और कुछ दिन पहले मैं चर्चा इसी बात ही कर रहा था कि आरएसएस को बहुत बढ़ा चढ़ा के इस देश में तमाम बुद्धिजीवियों ने बताया है। बड़ी किताबें लिखी गई है, कई किताबें मैंने पढ़ी, पीछे रखी हुई है। आरएसएस को मैं बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता हूं, क्योंकि इस देश के सामाजिक परिवर्तन में, राजनीतिक परिवर्तन में, भविष्य के भारत के रोड मैप के बारे में आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। उतना ही योगदान है जितना आजादी की लड़ाई में था। आप बताइए कि सामाजिक न्याय में आरएसएस का क्या योगदान है? आधी आबादी महिलाएं, महिलाओं के सशक्तिकरण में आरएसएस का क्या योगदान है? मोहन भागवत कहते हैं कि चूल्हे चौके के अंदर रहना चाहिए, कोई योगदान नहीं है। जिन लोगों को हजारों साल वंचित रखा गया समाज से, उनके बारे में आरएसएस क्या कहती है? कोई योगदान नहीं सामाजिक न्याय के बारे में। जो काम लालू प्रसाद यादव ने किया, या बीपी मंडल ने किया, या वीपी सिंह ने किया, या अब राहुल गांधी कर रहे हैं, ये काम आरएसएस ने उसका 0.01% भी नहीं किया है। तो आरएसएस के पास भविष्य का कोई योजना नहीं है। भविष्य का भारत विज्ञान के रास्ते से आगे चलेगा। अभी तक भी भारत की जो उन्नति विज्ञान के रास्ते से हुई है। स्पेस स्टेशन लगाए गए, यहाँ पे एम्स बनाए गए, आईआईटी बनाए गए, लेबोरेटरीज खुली, और भविष्य का भारत भी टेक्नोलॉजी और साइंस के रास्ते से ही आगे जाएगा। आरएसएस के पास इसका कोई सलूशन है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। वो तो भारत को मध्ययुगीन व्यवस्था में ले जाना चाहते हैं, बदले की भावना है शासन करना। तो और राहुल गांधी या दूसरे जो नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, ये भविष्य के भारत की बात कर रहे हैं जी, कि भविष्य का भारत कैसा होगा। और एक आखिरी बात, जो दम्भ है वही नेपाल में था कि पुलिस के जरिए, एजेंसीज के जरिए, मीडिया के जरिए हम सब कुछ कर लेंगे। लगा दिया मीडिया को आग वहां के लोगों ने। आज की तारीख में सरकार को ये समझना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी, प्रोटेस्ट करने की आजादी, ये म्युनिसिपल नीड्स हैं जी, बिजली पानी की तरह हैं। आप इनको रोकोगे तो वही होगा कि प्रेशर कुकर फटेगा। जी बिल्कुल। इस सच्चाई को समझना चाहिए कि जो बार बार आप इंटरनेट बंद करते हैं, बार बार लोगों को पकड़ते हैं, पुलिस लगाते हैं, अरे जिसके पेपर लीक हुआ है, जिसका साल बिगड़ गया, उसका दुनिया की कोई ताकत वो साल वापस नहीं कर सकती उस पढ़ने वाले बच्चे का। वो प्रोटेस्ट करने आ रहा है तो उसको आप लाठी से मारोगे। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये म्युनिसिपल नीड्स है 21st सेंचुरी में। इस बात को सरकार नहीं समझ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। प्रेम कुमार जी, जरा यहां पे ये भी बताइए कि आरएसएस के 100 साल होने को हैं, और 2 अक्टूबर
दशहरे के दिन मोहन भागवत जी सेलिब्रेट करेंगे, भाषण देंगे, जो भी होगा, लेकिन आज उनका जन्मदिन और उस पर नरेंद्र मोदी का आलेख और ये सब कुछ एक तरफ जिस पे बात हो गई। लेकिन राहुल गांधी लगातार जब भी बीजेपी पे प्रहार करते हैं तो आरएसएस का नाम लेना नहीं भूलते हैं। वैसे में अब यहाँ कितनी चुनौती है राहुल गांधी के सामने, जब देश का प्रधानमंत्री अब खुले तौर पे आलेख लिख रहा है। ये सब कुछ पहली बार हो रहा है इस आजाद भारत के इतिहास में। राजीव जी, मैंने पहले भी कहा कि ये विदाई भाषण देने का मौका भी नहीं मिलता है बीजेपी में, तो ये आलेख आप विदाई भाषण ही समझ लीजिए। मैंने पहले भी कहा और ये बात दिख रही है आरएसएस के भीतर। अब बहुत गंभीर चर्चा चल रही है कि मोदी शाह के रिजीम में सेकंड लीडरशिप देश के हर स्टेट में खत्म कर दी गई है और ये चर्चा गंभीर है, मगर सही है गलत है पर मैं नहीं जाता। आरएसएस तो अपने आप में स्यूडो पॉलिटिकल सेंटर बन करके एंटी डेमोक्रेटिक खंबा बन के खड़ा है। भाई देश में जो पिलर माना जाता है, चौथा पिलर पत्रकारिता का, ये पांचवा पिलर है ये आरएसएस, जिसके बारे में चर्चा ही नहीं होती है। ये अनऑथराइज्ड पिलर है ये, जो कि जब चारों खंबे को कमजोर करने में लगी रहती है। ये मैं कह रहा मजबूती देने वाला पिलर नहीं है, ये बाकी चारों पिलर को कमजोर करने वाली शक्ति है, शूडो शक्ति। तो हम ये देख रहे हैं जैसे किसी भी देश में, कोई देश नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका क्यों बनता है? क्योंकि वहां की न्यायिक शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं, उम्मीदों पर पानी फेर देती हैं। जहां भी अदालत, आप देखिए नेपाल में भी अदालत पर हमला हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ, श्रीलंका, कोई देश ऐसा नहीं है जहां एजिटेशन हो और अदालत पर हमला ना हो, क्योंकि अदालत आखिरी उम्मीद होती है। वो उम्मीद जब ढह जाती है तभी जनता अपने हाथों में चीजें लेती है और अव्यवस्था का माहौल होता है। हमारे देश में भी अदालतें निराश कर रही हैं। चोर पकड़ लेती है, वोट चोर को, उसको एक दिन की भी सजा नहीं देती। भाई 5 साल तक आप बेल नहीं देते क्योंकि सरकार के खिलाफ किसी ने कुछ बोला है, संविधान के हिसाब से कुछ बोला है तो वारा न्यारा कर दो, जो सजा देना है दे दो। 5 साल तक बेल नहीं दोगे और फालतू का वो की बात के वो बेल जो है एकदम जरूरी चीज है और तरह तरह की चीजें कही जाती है, वो तो फालतू की बात साबित हो रही है। जेल जो है रेयर होता है और बेल जो है जरूरी होता है, ये जो बातें कही जाती है ये तो बेकार की चीजें साबित हुई हैं। तो जब अदालतें निराश करने लगती हैं तभी नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। आज जो चीजें हो रही हैं, आज निराशा वाले दौर में हो रही, हर तरह से निराशा दिख रही है। राज्यसभा का मेंबर और पूर्व मुख्यमंत्री आपस में मिल नहीं रहा है, गेट से छलांग लगा करके बातें कर रहे हैं। ये क्या है? ये अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा नहीं होता था। नजरबंद और ये सब तो दूर की बातें हैं। भाई पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला सामने खड़े हैं और राज्यसभा का सारा गेट पे छलांग लगाकर बातें कर रहे हैं। ये तानाशाही की तस्वीर है, ये सिंपल तस्वीर नहीं है। और ऐसी तस्वीरें जो छात्र को लाठी से पीटना, आज बिहार के छात्र उद्वेलित हैं, आज उत्तर प्रदेश के छात्र उद्वेलित हैं, गुजरात के छात्र उद्वेलित हैं, किसान निराश है, हताश है, हर जगह आक्रोश है, गुस्सा है, निराशा है। और ऐसे में अगर अदालत की निराशा की ओर ले जाती है तो ये देश ऐसे नहीं है कि नेपाल बन जाएगा और बांग्लादेश बन जाएगा। जब श्रीलंका में हो रहा था तो क्या कोई सोच रहा था कि बांग्लादेश में ऐसा होगा? बांग्लादेश में हो रहा था तो कोई सोच रहा था कि नेपाल में होगा? वैसे नेपाल में जब हो रहा था तो लोग सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान में हो सकता है, क्योंकि अब अवश्य भावी लगता है समान परिस्थितियां लोगों को दिख रही। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शाकिब जी जरा ये बताइए चलते चलते कि क्या ये जो यात्रा अभी थी राहुल गांधी की उस और तेजस्वी यादव की मतदाता वोटर अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार, जी मतदाता अधिकार यात्रा या वोटर अधिकार यात्रा,
अब भूल गए लोग या अभी भी याद है? नहीं, वो अभी अब उस यात्रा का असर चुनाव से पहले का चुनाव के बाद तक नहीं जाएगा जी। जो जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने उसके साथ साथ उठाया है और जो उनका आखिरी संबोधन हुआ 1 सितंबर को पटना में, और जिस तरह से उन्होंने वोटर अधिकार को तमाम अधिकारों से क्लब किया, वोट चोरी का मतलब आरक्षण चोरी, वोट चोरी का मतलब नौकरी चोरी, वोट चोरी का मतलब भविष्य की चोरी, वोट चोरी का मतलब राशन की चोरी, ये जो अंतिम संबोधन रहा इस पूरी यात्रा की प्रक्रिया में राहुल गांधी का, वो लोगों के जहन में बैठ चुका है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी, इवन मैं आपको बता रहा हूं, आरएसएस का अपना इंटरनल सर्वे बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में हालत खराब हो चुकी है और उसकी काट खोजी जा रही है किसी भी तरह से। राहुल गांधी के ये जो मोमेंटम क्रिएट किया है उसकी काट खोजी जा रही है। और अभी फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि राहुल गांधी जी सितंबर के अंतिम महीने में फिर यहां रैली करने वाले हैं, तेजस्वी यात्रा पर निकलने वाले हैं, फिर एक इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली गांधी मैदान में प्रपोज है। ये तमाम बातें पब्लिक डोमेन में है, लोग विमर्श कर रहे हैं इसके ऊपर में। एक सबसे अच्छी बात इसकी जो है वो ये है कि जनता को मतलब इस पूरे चुनाव को इन्होंने मुद्दा सेंट्रिक कर दिया है, इशू सेंट्रिक कर दिया है, और इनके लाख पॉलिटिकल तमाशे के बावजूद जनता अपने इश्यूज से इधर उधर होने के लिए तैयार नहीं है। गाली दे दीजिए, ये नेपाल में कुछ हो जाए, इधर कुछ हो जाए, उधर कुछ हो जाए, लेकिन जनता को चाहिए रोटी रोजगार, वोट अधिकार, आरक्षण, निजीकरण। इन तमाम मुद्दों पर बिहार का चुनाव सेंट्रिक कर दिया है। आप देखेंगे कि पिछले 6 महीने से अगर आप बिहार की पॉलिटिकल सिनेरियो को माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो यहां महागठबंधन बैटिंग कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी उस पिच पर जो है अपना बचाव करती हुई नजर आ रही है आपको बिहार के अंदर में। ये एक स्ट्रेटेजी जो महागठबंधन ने बनाई है कि हमको भाजपा की पिच पर जाकर के नहीं खेलना है, बल्कि हम अपने मुद्दों पर भाजपा को पीछे पीछे दौड़ाएंगे। और आप देख रहे होंगे कि इसी का ये नतीजा है कि अब जो इन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर के और वो तमाम चीजें, चिराग पासवान का अलग इशू है, मांझी जी का अलग इशू है, वो तमाम चीजें एक साथ चल रही है। अधिकारियों के घर छापे पर छापे पड़ रहे हैं, करोड़ों रुपए निकले जा रहे हैं। और कमाल यह है कि जनता इस बात को सोच रही है कि अधिकारी जब एक अधिकारी के घर में 50 करोड़ रुपया जलाया जा रहा है तो उस विभाग के मंत्री जो है वो इतना पाक साफ कैसे है। मतलब यहां यह खेल चल रहा है कि अधिकारियों को फंसाओ, आरजेडी को फंसाओ, इंजीनियर को फंसाओ, और विभाग का मंत्री एकदम गंगा जल से पवित्र है। विभाग का मंत्री भ्रष्टाचारी नहीं है, और वही विभाग का मंत्री जिसका अधिकारी 50 करोड़ रुपया जला रहा है बैठ करके जो है भ्रष्टाचार पर ज्ञान बांट रहा है। जनता इस चीज को भी नोटिस करे। आज आपने देखा कि वो युवा जो बख्तियारपुर में जो नीतीश जी के सामने आकर के खड़ा होगा कि आपने 6500 लाइब्रेरियन के लिए जो बहाली निकालने का वादा किया था उसका क्या हुआ, ये सामान्य सी बात नहीं है राजीव भाई के एक मुख्यमंत्री के सामने युवा आके खड़ा हो जाए और उससे सवाल करने लगे अपने इश्यूज को लेकर के। वो उससे ये सवाल करने नहीं आया कि आपने मंदिर बनाया कि नहीं बनाया, आपने यात्रा निकाली कि नहीं निकाली। वो कह रहे हैं कि आपने 6500 लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकालने की घोषणा की थी, उसका क्या हुआ। और आप देखिए इनकी हताशा। एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर लूंगा। कांग्रेस की तरफ से भी और आरजेडी की तरफ से भी तेजस्वी यादव ने माई बहन मान सम्मान योजना की घोषणा की थी। कांग्रेस ने भी सेम उसी तरह का एक पैटर्न निकाला कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं के खाते में इतनी राशि ट्रांसफर करेंगे। आरजेडी की तरफ से भी हुई, और उसका एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट आरजेडी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव गांव जाकर के या टोले टोले जाकर के महिलाओं से भरवा रहे हैं। उसमें कुछ भी नहीं लिया जा रहा, उनका नाम, उनका पता, इतनी सी उनकी डिटेल है, और नीचे जो है फॉर्मेट के नीचे बहुत बोल्ड लेटर्स में एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, और उस महिला से कहा जा रहा है कि आप इस नंबर पे एक मिस्ड कॉल मार दीजिए ताकि हमारे पास में डेटा कलेक्ट रहे कि हमको इतने लोगों को पैसा देना है। उसको लेकर के सम्राट चौधरी का बयान आता है कि आरजेडी के कार्यकर्ता और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को हम जेल भेजेंगे, वो फॉर्म भरवा रहे हैं। जी भाई कौन से आधार पर आप जेल भेजने की बात। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो है वो ऑटो महासंघ, ई रिक्शा महासंघ जो है एक बना करके और रिक्शे वाले और ऑटो चालकों को कह रहे हैं कि हम 5 लाख रुपए एक्सीडेंशियल बीमा देंगे, और उसका फॉर्म भरवाया जा रहा है। तो प्रशांत किशोर फॉर्म भरवा रहे हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। अरे भाई हम तो कहते हैं ना तुम प्रशांत किशोर पे आपत्ति करो, ना महागठबंधन पे आपत्ति करो। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी योजनाएं, अपने मैनिफेस्टो का प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये सिलेक्टिविज्म क्यों है कि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को तुम धमकाओ कि हम जेल में डालेंगे और प्रशांत किशोर को तुम कुछ भी नहीं करो। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये तमाम चीजें हैं।
आप जो देखिए कि योजनाओं के प्रचार प्रसार से भारतीय जनता पार्टी डर रही है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया फराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, अमलेंदु जी, प्रेम कुमार जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया।